हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद परसू पे। आज हमारा 7 क्लास का क्लास 2 है, जिसके अंदर हम जानेंगे अपने पृथ्वी के बारे में, इसके आंतरिक भाग के बारे में। इससे पहले हमने क्लास 1 कंप्लीट कर लिया है, जो कि था पर्यावरण को लेकर। उसे हमने बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही प्यारे ढंग से समझ लिया है। और आज हमारा क्लास 2 है, जिसमें हम समझेंगे अपनी पृथ्वी के आंतरिक रूप के बारे में, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए हम बिना किसी देरी के अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहता है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो एक गतिशील ग्रह है, इसमें हमेशा ये मोशन में रहता है, ये हमेशा गति में रहता है, जिस वजह से क्या होता है, इसमें निरंतर ही हमेशा ही परिवर्तन कुछ ना कुछ होते रहता है। तो क्या कभी आपके दिमाग में ये आया है कि जो ये पृथ्वी का आंतरिक भाग वो है क्या, और ये जो पृथ्वी बनी है वो किन चीजों से बनी है? तो आज हम इन्हीं चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो ये हमारा हेडिंग है, पृथ्वी का आंतरिक भाग। चलिए, एक प्याज की तरह पृथ्वी के ऊपर एवं पृथ्वी के ऊपर एक संकेंद्री परतें हैं। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल प्याज की लेयर की तरह इसमें एक के ऊपर एक लेयर्स रखे हुए हैं, जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो पृथ्वी का जो सबसे पहला सतह है उसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब? इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा पहला लेयर है इसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसे अगर हम महाद्वीपीय संहिता से देखते हैं, यानी महाद्वीपीय संहिता होती है जो हमारा भूस्थल है, यहाँ से अगर हम खोदना शुरू करें, ये जो ऊपरी भाग है जहाँ से जमीन है, अगर हम वहां से खोदेंगे तो इसे खोदने के लिए इसकी गहराई होती है 35 किलोमीटर की। इसकी जो गहराई होगी वो 35 किलोमीटर की होगी। और अगर हम समुद्री सतह से, जहां समुद्र का अंत होगा, उस सतह से अगर हम खोदेंगे तो इसकी गहराई 5 किलोमीटर की होगी। महाद्वीपीय संहिता के मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। तो ये जो महाद्वीपीय संहिता है यानी ऊपरी भाग है, ये सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी हुई होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसलिए ये क्योंकि सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। क्योंकि सियाल आपको पता होगा, सिलिका का जो शॉर्ट फॉर्म होता है केमिस्ट्री में उसको ऐसा ही बोलते हैं, और एल्युमिनियम को एल बोलते हैं, इसलिए इसको सियाल भी हम बोल सकते हैं, इसको हम बोलते भी हैं, सकते क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागरीय प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। तो ये जो हमारी महासागरीय प्रॉपर्टी है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये जो है सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। और ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हमारा सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। तो ये जो हमारा सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे हम सीमै बोलते हैं। यानी सीमै का मतलब होता है, सी का मतलब होता है सिलिका और मै का मतलब होता है मैग्नीशियम। और उसके बाद प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल आता है। अगर आप ये वाला हिस्सा देख पा रहे हैं येलो कलर का, जो ये मेंटल कहलाता है, ये बना होता है जिसकी मोटाई जो होती है, जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर की होती है। कितनी होती है साहब? 2900 किलोमीटर तक फैली होती है। इसकी सबसे आंतरिक भाग कोर है। अब ये जो सबसे अंत वाला भाग आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये कोर है। क्या है साहब? ये कोर है। इस पे लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही है मुझे, इसलिए इसे हम ऐसे ही समझेंगे। आप इसे कोर कहते हैं हम, जिसकी गहराई हम 3500 किलोमीटर की होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे अपने यहाँ पे क्रस्ट और मेंटल को बहुत ही अच्छे तरीके से जान लिया। तो चलिए, अब जो हमारा कोर होता है, इसकी जो गहराई होती है, इसकी जो त्रिज्या होती है वो 3500 किलोमीटर की होती है। यह मुख्यतः निकेल और लोहे का बना होता है। तो जो ये हमारा कोर वाला क्षेत्र होता है, अगर आप पहले फिगर में देखे होंगे तो ये जो हमारा कोर वाला क्षेत्र है, ये निकेल और लोहे का बना हुआ होता है, इसलिए इसे नीफे भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है, इसलिए इसे नीफे भी कहते हैं। नी और फे, ये आप देख सकते हैं। केंद्रीय कोर का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। ये जो सबसे आंतरिक भाग होता है ये वाला, इसका तापमान, इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बहुत ज्यादा उच्च होता है, बहुत ही ज्यादा ऊपर का होता है। तो हम पहले इस ब्लू लाइन को समझते हैं, जो हमारा मेन पॉइंट है ये वाला, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें दिया गया है विश्व का सबसे गहरा खदान दक्षिण अफ्रीका में है, जिसकी गहराई 4 किलोमीटर की है। तेल के खोज में इंजीनियर ने इसे खोदकर 6 किलोमीटर कर दिया। यानी जो हमारे दुनिया का सबसे गहरा खान है, इसकी गहराई 4 किलोमीटर है, जो कि आज तक में इसे 6 किलोमीटर तक खोदा जा चुका है। 6 और 4 10 मत समझ लीजिएगा, पहले ये 4 किलोमीटर का था, इसे धीरे धीरे खोदकर 6 किलोमीटर तक किया गया है, ये कहना चाह रहे हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह से 6,000 किलोमीटर तक की गहराई खोदनी पड़ेगी। यानी अगर हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो हमको यहाँ तक पहुंचने के लिए जो कोर है
इस वाले एरिया तक पहुंचने के हमको 6000 किलोमीटर तक खोदना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ही असंभव है, क्योंकि आपने अभी ही यहाँ पे पढ़ा है कि ये जो कोर होता है इसकी जो टेम्परेचर और प्रेशर है ये सबसे ज्यादा उच्च होता है। ये यहाँ आपने इस लाइन में, सॉरी, अपने यहाँ पे इस लाइन में इसको बहुत ही अच्छे ढंग से इस वाले में आपने पढ़ लिया अभी इसको। चलिए अब हमारा आता है दूसरा वाला टॉपिक जिसका नाम है सेल और खनिज। इस वाले टॉपिक को हम पढ़ेंगे। अब देखिए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उसको पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। चलिए, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी का जो आयतन है वो पृथ्वी के जो एरिया है वो पृथ्वी के आयतन का सिर्फ 1% है। कितना है साहब? सिर्फ और सिर्फ 1%। और वही आप देखते हैं 84% के हिसाब के आसपास का मेंटल होता है, यानी जो सेकंड लेयर था वो 84% के हिसाब से हमारी पृथ्वी का आयतन के बराबर है। उसके बाद 15% के हिसाब से हमारा क्रोड है। अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या को किलोमीटर के हिसाब से देखें तो वो 6371 किलोमीटर का होता है। ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिसे हमने पढ़ लिया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है जिसका नाम है खनिज और सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेल से बनी है। प्रॉपर्टी, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। यानी पृथ्वी का जो प्रॉपर्टी है वो अनेक प्रकार के सेल से बने, और जिन भी प्राकृतिक सेलों से, जिन भी प्राकृतिक पदार्थों से पृथ्वी की प्रॉपर्टी का निर्माण हुआ है उन्हें प्राकृतिक पिंड या सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकते हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्नेय सेल जिसे इग्नियस सेल कहते हैं, दूसरा होता है अवसादी सेल जिसे सेंडामेंट्री कहते हैं, और तीसरा होता है काइनेटिक सेल जिसे मेटामॉर्फिक कहते हैं। तो इग्नियस एक लैटिन वर्ड है जो इंग्लिश से लिया गया है जिसका अर्थ होता है अग्नि यानी आग, और सेडामेंट्री जो होता है वो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है सेडिमेंटम, जिसका हिंदी अर्थ होता है स्थिरता या स्थिर। उसके बाद मेटामॉर्फिक एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब जो कि मेटामॉर्फस से लिया गया है, जिसका हिंदी अर्थ होता है रूप परिवर्तन। यानी तीनों ही नाम से मैं समझ आता है ये आग से बना होगा, ये सेडामेंट्री यानी इसके अंदर स्थिरता होगी, और ये जो मेटामॉर्फिक है ये अपने रूप को बदल सकती होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा जब हो जाता है इस प्रकार के बने सेल को अग्नि सेल कहते हैं। यानी जो लिक्विड के स्टेज में जो मैग्मा रहता है वो जब ठंडा हो जाता है तो जो जिस चीज का निर्माण होता है उसे हम अग्नि सेल कहते हैं। और इसलिए क्योंकि ये पहले बनता है, सबसे पहले बनता है, इसलिए इसे हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। अग्नि सेल के 2 प्रकार होते हैं, एक अंतर्वेदी होते हैं, एक बाह्य भेदी होते हैं। तो जो अंतर्वेदी होते हैं वो पृथ्वी के अंदर बनते हैं, और जो बाह्य भेदी होते हैं पृथ्वी के बाहर आकर किसी तरह से बनते हैं। इसको हम आगे समझते हैं। क्या आप कभी ज्वालामुखी से निकले हुए लावा की कल्पना कर सकते हैं? तो आपने देखा होगा फिल्मों में या फिर कहीं वीडियोज में, वहां एक चट्टान से या एक पहाड़ के चोटी से निकलता हुआ लाल रंग के पिघलते हुए मैग्मा को देखते होंगे। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होती है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब यह द्रवित लावा पृथ्वी के सतह पर आकर ठंडा होता है और ठोस बन जाता है तो इसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार के बने सेल को हम अग्नि सेल कहते हैं। हाँ जी, जो आप लावा मैग्मा से जो मैग्मा धरती के सतह से निकलकर बाहर आके ठंडा हो जाता है उन्हें हम अग्नि सेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत ही महीन दानों वाली होती है। तो जो हमारा अग्नि सेल होगा इसकी जो संरचना होगी वो बहुत ही महीन दानों की होगी, बहुत ही छोटे छोटे दानों की होगी। उदाहरण के लिए आप बेसाल्ट को देख सकते हैं। दक्कन पठार में बेसाल्ट से ही निर्माण हुआ है दक्कन पठार का। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपाटी के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी सेल कहते हैं। यानी कई बार क्या होता है, द्रवित मैग्मा जो होता है भूप्रपाटी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो इस प्रकार के सेल को या इस प्रकार के ठंडे हुए ठोस सेल को हम अंतर्वेदी अग्नि सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दाने के रूप ले लेते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट ऐसे सेल का उदाहरण है। से लेई और मसाले तथा दानों को चूर करने वाले जिस अपघर्षण पत्थरों का उपयोग किया जाता है वे ग्रेनाइट से बने होते हैं। तो क्या होता है कि ये जो अंतर्वेदी सेल होते हैं ये पृथ्वी के अंदर धीरे धीरे ठंडा होता है, जिस वजह से ये बड़े बड़े दानों में बदल जाते हैं, जिसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है ग्रेफाइट। अगर आप ग्रेफाइट को देखना चाहते हैं तो अगर आपने कभी आटा चक्की, जहाँ पे हम गेहूं से आटा पिसवाते हैं, मसाला पिसवाने जाते हैं, तो वहां आपने देखा होगा कि वहां उनके जो चक्की में जो पत्थर लगे होते हैं, जो बड़े बड़े से अपघर्षण पत्थर, वे ग्रेफाइट से ही ग्रेनाइट से ही बने हुए होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आइए, सेल लुढ़क कर कोमा चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। कई बार क्या होता है, सेल कहीं से गिर गया या कहीं टकरा गया या धूप की वजह से वो चटक कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं, तो इसको हम अवसाद कहते हैं। ये भी हमारे सेल का दूसरा रूप है। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। यह अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, हवा के कारण, जल के बहाव के कारण या किसी भी कारण बस एक जगह से दूसरे जगह पे जाके वो जमा हो जाए और प्रेशर की वजह से वो एक पत्थर में बदल जाए, रॉक में बदल जाए, चट्टान में बदल जाए, तो वो क्या कहलाएगा साहब? वो कहलाएगा अवसादी सेल। उदाहरण के लिए आप बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है, यानी बलुआ पत्थर को देख सकते हैं जो कि रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवों के जो कभी इन सेल पर रहा करते थे उनके जीवाश्म आपको मिल जाएंगे उसके ऊपर। अग्नि एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दबाव पर के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए चिटकनी मिट्टी स्लेट में एक चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो जो अग्नि और अवसादी सेल होता है वो कई बार क्या होता है, उच्च ताप और दबाव के कारण वे कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, क्योंकि उसको हाई टेम्परेचर में पकाया जाता है। इसलिए ये दोनों मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी होती है वो स्लेट में और जो चूना होता है वो संगमरमर में बदल जाता है। सेल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। कठोर सेल का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने में किया जाता है। सेल जो है, रॉक जो है, चट्टानें जो है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी चीजें हैं, क्योंकि उन्हें सड़क, घर इत्यादि बड़े बड़े इमारतों को बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, जिसे हम पिट्ठू कहते हैं, चिड्डी बिड्डी, चिबीडी, जिसे हम स्तूप या किटकिट कहते हैं, 5 पत्थर यानी गिट्टी, या फिर हमारे, अगर मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, अगर आप देखें तो हमारे पत्थर से कई सारे गेम खेले जाते हैं, जैसे हम पच्चो और क्या हो गया, अट्ठा गोटी, ऐसे कई सारे गेम्स होते हैं जो पत्थरों से, इन्हीं सारे पत्थरों से चुन चुन कर उनके द्वारा हम खेलते हैं। इत्यादि गेम होते हैं, उन्हें हम खेलते हैं। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपने आसपास में जो दादा दादी होंगे, भाई बहन होंगे, उनसे आप पूछकर बता सकते हैं कि आपके यहाँ कौन कौन से खेल खेले जा सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप ये लिख भी सकते हैं कि आप किस जगह से हैं और आपके यहाँ पत्थरों से कौन कौन सा खेल खेला जाता है, आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी भी होगी आपके उन चीजों के बारे में पढ़कर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अगर आप देख सकते हैं हमारे पास एक पॉइंट है जहां लिखा हुआ है आओ कुछ कर कर सीखते हैं। तो हमें यहाँ कुछ करना है, देखते हैं क्या करना है। अनेक स्मारकों की चित्र एकत्रित कीजिए तथा पता कीजिए कि किन किन सेलों से बने हैं। 2 चित्र आपस में एकत्रित किए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये इनमें कहा गया कि आप पुराने चट्टानों के फोटोज को आप कलेक्ट कीजिए और उसके बाद उसमें पता कीजिए उनमें जो उसको बनाने में जो चट्टानों का यूज हुआ है, जिन सेलों का यूज हुआ है, वो कौन कौन से सेल थे। जैसे आप देख सकते हैं जो ये हमारा लाल किला है, इसका निर्माण बलुआ पत्थर के साथ हुआ है। इसको बलुआ पत्थर से बनाया गया है, देख सकते हैं आप, ये बलुआ पत्थर से बना। और वहीं आप हमारा ताजमहल देख सकते हैं, तो इसे संगमरमर के सफेद यानी सफेद रंग के संगमरमर के पत्थर से बनाया। आप देख भी सकते हैं, बिल्कुल ही एकदम चमाचम सफेद कलर का है, तो इसे संगमरमर से बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार के सेलों के चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि अगर आप जिस तरह से हमारा फूड चेन होता है, उसी तरह से इसका सेल चेन भी होता है, जिसे हम सेल चक्र कहते हैं, जिन्हें हम रॉक चेन या फिर सेल चक्र कहते हैं। आइए इनको हम समझते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। चलिए आप यहां देख पा रहे हैं, एक सेकंड दीजिए हमें, ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मैग्मा से अग्नि सेल बना है। फिर आप देख पा रहे हैं अग्नि सेल से अवसाद में बदल जाता है, तलछट में बदल जाता है। फिर आप देख सकते हैं अवसादी सेल किसमें बदल गया, कायांतरित सेल में। और अवसादी सेल डायरेक्ट मैग्मा में भी बदल सकता है, या फिर अवसादी सेल अवसाद में भी बदल सकता है। तो ये कैसे हो रहा है? अब यहाँ वैसा नहीं है, ये डायरेक्ट, ये आप अग्नि सेल देख रहे हैं, ये भी डायरेक्ट कायांतरित सेल में बदल सकते हैं। तो ये इनका एक क्या है, सेल चक्र है। तो आइए इनको जानते हैं कैसे होता है। अगर ये निश्चित दिशा में चले तो इस तरह से एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नि सेल में बन जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक द्रवित मैग्मा है जो ठंडा होकर अग्नि सेल में परिवर्तित हो चुका है। ये अग्नि सेल टूट टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर अवसाद बन जाते हैं। ये भी आप यहाँ देख पा रहे हैं।
और ये एक जगह से दूसरे जगह पर किसी भी कारणवश स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। यानी ये ऐसे बन जाते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े किसी भी कारण से, नदियों के बहने से, हवाओं से, या फिर किसी भी कारण से एक जगह से दूसरे जगह जाकर जमा हो जाए, उसके बाद एक सेल में परिवर्तित हो जाए, तो वह जो सेल परिवर्तित होगा उसे हम अवसादी सेल कहेंगे। ताप एवं दबाव के कारण अग्नि सेल और अवसादी सेल दोनों कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर हो तो अग्नि सेल और अवसादी सेल जो होते हैं वो कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। कायांतरित सेल पुनः पिघलकर किसमें बदल जाता है? सब। और जिस सब आते हुए मैग्मा में बदल जाएगा। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नि सेल में परिवर्तित हो जाता है। यानी ये चक्र घूमते रहता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं सांप बिच्छू को खाता है, फिर ये और भी कई सारी चीजें होती है। इस तरह जिस तरह से हमारा फूड चेन चलता है उसी तरह से ये भी चीजें चलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेल विभिन्न खनिजों से बनी हुई होती है, क्योंकि वो मैग्मा में बनी होती है और पृथ्वी के अंदर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जिस वजह से वो मैग्मा के अंदर भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। क्योंकि मैग्मा के अंदर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं और मैग्मा से निर्माण होता है सेल का, तो अब जैसा बात है सेल के अंदर भी बहुत सारे खनिज पाए जाएंगे। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। यानी वो एक निश्चित भौतिक गुणधर्म के साथ मिलेंगे और निश्चित रूप से रासायनिक रूप मिश्रण भी उसमें निश्चित रूप से होगा। यानी किसी चीज का किसी एक निश्चित मात्रा में अगर उनको जरूरत होगी, अगर हम उसी मात्रा में डालें तभी जाकर एक निश्चित खनिज यानी एक निश्चित खनिज का निर्माण होगा। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण, हाँ जी, ये बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए, हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी, उन्हें हम आगे समझते हैं। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इसका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम इत्यादि। आप अगर आप अपने आसपास की नजरों पे चीजों पे नजर घुमाएं तो आप देख पाएंगे कि जो भी चीजें हैं उनमें से आपका 85% से भी ज्यादा चीज किससे बना है? वो खनिजों से बना है। अगर आप गाड़ी में ट्रेवल कर पा रहे हैं उसमें पेट्रोलियम है, किससे बना है? अब सब बात है, वो पेट्रोलियम से बना है। पेट्रोल जो पेट्रोलियम से बना है वो एक खनिज है। उसके बाद जो गाड़ी का जो रूप रंग है, जो स्ट्रक्चर है, उसका जो लोहा है, उसमें जो मटेरियल है वो किससे बना है? वो भी एक खनिज से बना है। इस तरह से हमारे आसपास जितने भी चीजें हमारे उपयोग के लिए वो सारे खनिज के से ही उसका निर्माण हुआ है। अगर आप देख सकते हैं आपके लिए काम दिया गया है, आपके राज्य में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं अपनी कक्षा में दिखने के लिए कुछ नमूने एकत्रित कीजिए। तो आपको एक काम करना है, आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि आपके राज्य में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और आपको अपने क्लासरूम में आपके स्टडी टेबल में इस चीज को चिपका लेना है। तो आज का क्लास बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे तरीके से खत्म हो चुका है। आज हमने अपना दूसरा चैप्टर भी खत्म कर लिया है जिसका नाम है पृथ्वी के भीतर। इसके अंदर हमने जाना कि पृथ्वी के कितने लेयर्स हैं, वो कितने गहरे हैं, उनका निर्माण किन किन चीजों से हुआ है। उसके बाद हमने जाना कि सेल क्या होता है, पृथ्वी के प्रॉपर्टी का निर्माण सेल से हुआ और सेल कितने प्रकार के होते हैं, हमने उसे भी जाना। सेल का निर्माण कैसे होता है ये भी जाना। उसके सेल के अंदर हमने अग्नि सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल को जाना, मैग्मा को जाना। उसके बाद हमने खनिज के बारे में भी थोड़ी चर्चा की है। तो ये हमारा यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, दूसरा चैप्टर भी, और बहुत जल्दी आपका तीसरा चैप्टर भी आएगा। हमने पिछले भी क्लास में आपको कहा था कि अगर आपको क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया आई आपकी, बहुत ही अच्छा रिएक्शन आया आपका, आपने हमारे इस क्लास को पसंद किया तो हम उस पर एक्स्ट्रा काम करेंगे आपके लिए। हम उसका क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करेंगे एक अलग लेक्चर में, और उसके अंदर हम आपको पीडीएफ भी देंगे और शॉर्ट नोट्स भी आपको तैयार करा के देंगे। तो चलिए, अगर आपको इसकी जरूरत हो, अगर आपको लगे आपको क्लास पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। उसके बाद लाइक करना मत भूलिएगा और इसे अपने फैमिली ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ हमारे इस चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।